हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री के द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री के फिफ्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इस चीज का न्यू सिलेबस अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर जो आधारित सिलेबस है, उसके आधार पर हम आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर हम 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 और यूनिट 6 और यूनिट 8 को हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। एक एक वीडियो में एक एक यूनिट को कंप्लीट सारे टॉपिक को क्लियर किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे, आपके सामने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस दिख जाएंगी और सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में रखी गई हैं, तो आप वहां से इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 5 में हमें पढ़ना क्या है? भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति यानी कि इंडिया की जो नियोलिथिक कल्चर है, उसके विषय में हमें पढ़ना है। इसमें उत्तरी भारत और विंध्य और दक्षिणी भारत की जो नवपाषाण कालीन संस्कृतियों की विशेषताएं, वहां किस तरीके के औजार मिले, या विभिन्न चीजों के विषय में हमें कंप्लीट अध्ययन करना है। जो भी इससे प्रश्न बनेंगे, आप उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट डिस्कस मतलब कि कंप्लीट आप देखते हैं लास्ट तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी टुडे का लोगो, और भारत की यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियां। इनमें 3 चीजें हैं, उत्तरी भारत, विंध्य क्षेत्र और दक्षिणी भारत के विषय में हमें उनकी नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के विषय में पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा पहले हम संक्षिप्त में समझते हैं कि भारत में नवपाषाण काल जो है एक ऐसा काल है, एक ऐसा काल था जब एक तरीके से मनुष्य ने शिकार, सबसे पहले तो जो कि हमने इससे पहले यूनिट 2 और यूनिट 3 और 4 में हमने पढ़ा था पूरा पाषाणकालीन संस्कृतियां और मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियों की। तो वहां पर एक तरीके से जीवन को जीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं चीजें हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर नवपाषाण काल में आगे मनुष्य ने अपने जीवन में वृद्धि और विकास के आधार पर जब मानव ने शिकारी संग्राहक जीवन शैली को छोड़ दिया, इनकी उस समय केवल अपने शिकार के लिए, भोजन के लिए शिकार करते थे, लेकिन अब उससे भी ऊपर उठ चुके हैं नवपाषाण काल में, और उस शैली को छोड़कर कृषि पशुपालन अपनाया है। खुद उन्होंने इनकी कृषि करते हैं और पशुपालन वगैरह करते हैं इस क्षेत्र में। इस प्रकार काल में एक तरीके से इस काल में मनुष्य ने पत्थर के औजारों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः देखते हैं कि भारत में जो एक तरीके से नवपाषाण काल है, यहाँ पर एक ऐसा काल है जब मनुष्य ने शिकारी संग्राहक जीवन छोड़कर, ये शैली छोड़कर कृषि जो है और पशुपालन अपनाया। इस काल में मनुष्य ने पत्थर के औजारों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, कृषि वगैरह विभिन्न तरह के औजारों का निर्माण किया। भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति के कई केंद्र मिले हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। जिनमें से कुछ प्रमुख केंद्र जैसे कि उत्तरी भारत, विंध्य क्षेत्र और दक्षिणी भारत में स्थित क्षेत्र, ठीक है, स्थित ये सारे क्षेत्र जहां पर एक तरीके से नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के काफी मतलब कि साक्ष्य मिलते हैं, जिससे इतिहास समझने में हमें काफी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आगे सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी भारत के नवपाषाणकालीन संस्कृति के विषय में देखते हैं। उत्तर भारत के नवपाषाणकालीन संस्कृति एक तरीके से देखें, संस्कृति उपमहाद्वीपों में कृषि और सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरणों में से एक है। इस काल में उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मानव ने कृषि को अपनाया, स्थायी बस्तियां बसाई और सामाजिक संगठनों में जटिलता आई। ठीक है, उत्तर भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं, उत्थान की विशिष्ट तत्वों और कश्मीर की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हमने संक्षिप्त रूप से समझने की कोशिश की, यही कि किस तरीके से उत्तर भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, स्थायी बस्तियां मिलती हैं, मानव ने अपने मतलब एक तरीके से जो भोजन शिकार वगैरह करते थे, कृषि वगैरह करते थे, किस तरीके से यही चीजें, सामाजिक समाज कैसे था, जीवन शैली कैसी थी, तो उन चीजों के विषय में अब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। उत्तर भारत की नवपाषाणकालीन की प्रमुख विशेषताओं के विषय में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कृषि। यहाँ पर कृषि कैसे की जाती थी? तो उत्तर भारत में नवपाषाण काल में गेहूं, जौ, चावल आदि फसलें उगाई जाती थी, इनकी खेती की जाती थी। ठीक है, तो एक तरीके से उत्तर भारत में जो नवपाषाण काल के साक्ष्य देखा जाए तो उत्तर पाषाण काल में इन चीजों की फसल उगाई जाती थी, गेहूं, जौ, चावल वगैरह इनकी खेती की जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं पशुपालन। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि ये जो पशुओं को पालतू बनाया जाता था, इसका पशुपालन, इनकी पालतू बनाया जाता था, पशुपालन प्रक्रिया होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं स्थायी बस्तियां। यहाँ पर लोग जो है नदियों के किनारे पर, पहाड़ियों की तलहटी में स्थायी बस्तियां बसाने लगे थे और वहीं पर स्थायी रूप से रहने लगे थे। ठीक है, मृत भांड, मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसी को बोलते हैं मृत भांड। तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने और भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसको देखिए, अब चूंकि खेती करते हैं तो पकाना पड़ेगा भोजन को, भोजन पकाने के लिए मिट्टी का बर्तन उपयोग करते थे। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा हो जाता था अनाज, ताकि आगे जब कृषि ना हुई हो, उपज ना हो, तब उसका उपयोग किया जाए, तो उसको भंडारण के लिए बर्तनों में इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, औजार देखते हैं तो पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजार पहले तो शिकार के रूप में ही मध्य पाषाण काल वगैरह में, लेकिन धीरे धीरे जब विकास हुआ तो यहाँ पर देखने को मिलता है कृषि के क्षेत्रों में भी इन चीजों का, औजारों का उपयोग होने लगा, शिकार के रूप में, अन्य कार्यों के लिए इनका उपयोग खूब होने लगा। ठीक है, धार्मिक विश्वास देखा जाए तो धार्मिक विश्वास में प्रकृति पूजा प्रचलन में था। लोग जो थे यहाँ पर पेड़ पौधों, पशुओं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा किया करते थे, यानी कि उन्हें एहसास हुआ करता था कि ये एक तरीके से एक प्रकृति को एक पवित्र मानते थे और उनकी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। सामाजिक संगठन देखा जाए तो समाज में
सामाजिक विभाजन होने लगा था। क्योंकि लोग कृषि थे तो कृषि कुछ करते थे, कुछ पशुपालन करते थे, कुछ शिल्पकला वगैरह करते थे। तो इस तरीके से विभिन्न कार्यों के आधार पर लोग बटे हुए थे। सामाजिक संगठन इस तरीके से हो चुका था विभाजन में। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के उत्थान के विशिष्ट तत्व कौन कौन से हैं, उसके विषय में हम देखते हैं। ठीक है, आगे तो सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक स्थिति। उत्तर भारत की उपजाऊ मिट्टी जो है और नदियों की उपलब्धता ने कृषि के विकास को बढ़ावा दिया। क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं कई तरह की, उत्तर भारत में कई गंगा नदी विभिन्न तरीके, तो नदियां चुकी हैं, तो इन नदियों के कारण यहाँ पर मानव सभ्यता विकसित हुई और कृषि में इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग हुआ और महत्वपूर्ण तरीके से विकास कृषि के लिए उद्भव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे देखते हैं जलवायु। तो जलवायु भी बहुत ही अनुकूल है यहाँ पर उत्तर भारत में। तो अनुकूल जलवायु ने कृषि पशुपालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। ठीक है, तकनीकी विकास जो एक तरीके से, तो पत्थर के औजारों में सुधार आया और कृषि के नए तरीकों का विकास किया गया। ठीक है, तो धीरे धीरे जब विकास होता गया तो औजारों में अलग अलग तरीके से अलग अलग औजारों का अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन देखते हैं। शिकारी संग्राहक जीवन शैली से स्थायी जीवन शैली आधारित जीवन शैली की ओर संक्रमण हो चुके थे। पहले जो शिकारी करते थे, एक तरीके से खानाबदोश जीवन यापन करते थे जो शुरुआती की स्थिति में जो मानव के विकास हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जब इतना स्टेज हो चुका है तो नवपाषाण काल में लोग संग्राहक जीवन को छोड़कर, शिकारी संग्राहक जीवन को छोड़कर एक तरीके से स्थायी, जहाँ पर वो खुद रह सकें, स्थायी जीवन व्यतीत कर सकें, वहीं पर कृषि करें और वहीं पर अपना जीवन यापन करें। तो इस तरीके से जीवन शैली को अपनाया। कश्मीर की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए बुर्ज होम जो है, यहाँ पर बुर्ज होम, कश्मीर में बुर्ज होम एक महत्वपूर्ण स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो कश्मीर में बुर्ज होम एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थलखंड है। यहाँ गड्ढे, यानी कि यहाँ पर क्या साक्ष्य मिला कि गड्ढों में घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कृषि और पशुपालन, कश्मीर में भी कृषि और पशुपालन किया जाता था। और मृत भांड जैसे पूछा जाए तो मृत भांड पर जालीदार डिजाइन और चित्रकला देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आगे हम देखते हैं दफनाने की प्रथा। तो मृतकों को दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं निष्कर्ष। तो उत्तर भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियां जो हैं भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्ययन को दर्शाती हैं। इस काल में मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण पाना शुरू किया और एक स्थायी जीवन जीने के लिए एक स्थायी जीवन शैली अपनाई और उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नवपाषाणकालीन संस्कृतियों को की अपनी विशिष्टताएं थी एक तरीके से। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र जो कोई क्षेत्र है, अपनी क्षेत्र, जो कोई भी क्षेत्र है, किसी न किसी विशिष्ट परिस्थिति, विशिष्ट विशेषताओं के कारण वह कहीं ना कहीं नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के प्रमुख स्थल खंडों में से एक रही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम देखा दफनाने की प्रक्रिया में दफनाया जाता था और यहाँ पर मृत भांड जो कि अलग अलग डिजाइन, चित्रकारी वगैरह देखे, कृषि पशुपालन और यहाँ पर बुर्ज होम के विषय में हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं अब विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणकालीन संस्कृति के विषय में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके विषय में देखते हैं। विंध्य क्षेत्र भारत का यह एक प्राचीन और समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ नवपाषाण काल की संस्कृति के कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इस क्षेत्र में नवपाषाण काल के लोगों ने कृषि पशुपालन और स्थायी बस्तियों का विकास किया था। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, विंध्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थल है किसके लिए, नवपाषाण काल के लिए। और यहाँ पर जो एक तरीके से लोगों ने पशुपालन, कृषि, स्थायी जीव बस्तियों के लिए विकास किया यहाँ पर, तो इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है नवपाषाण काल के लिए। तो विंध्य क्षेत्र के नवपाषाणकालीन स्थल जो है उसके विषय में देखते हैं। ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं जिसमें कई सारे प्रमुख हैं। ठीक है, जब सबसे पहले देखते हैं महागढ़ा। तो इसके विषय में महागढ़ा जो है मध्य प्रदेश, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्यों से पता चला है कि यहाँ पर लोग जो थे ना कृषि और पशुपालन करते थे। महागढ़ा से ही पता चला है कि कृषि और पशुपालन करते थे। कोल्डिहवा, ये महत्वपूर्ण है सभी, तो कोल्डिहवा भी एक मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से ताम्र और लौह युगीन संस्कृतियों के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, किसके, ताम्र और लौह युगीन संस्कृतियों के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए पंचोम जो है, पंचोम मध्य प्रदेश में स्थित एक अन्य नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से भी नवपाषाणकालीन काल के साक्ष्य मिले हैं। देखिए हमने विंध्य का मतलब एक मध्य क्षेत्र, भारत के मध्य क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश वगैरह, यहाँ पर इन क्षेत्रों को विंध्य क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या विशेषताएं, यही चीजें। तो विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की विशेषताओं में देखा जाए तो कृषि और पशुपालन में देखें तो विंध्य क्षेत्र के नवपाषाणकालीन लोगों ने धान, जौ, बाजरा आदि फसलों की खेती की जाती थी। यानी कि धान, जौ, बाजरा आदि इन फसलों की खेती की जाती थी नवपाषाण काल विंध्य क्षेत्रों में। और साथ ही साथ यहाँ पर लोग पशुपालन में अगर देखा जाए तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालतू बनाकर पशुपालन किया जाता था। आगे देखते हैं स्थायी बस्तियां। तो विंध्य क्षेत्र में इन लोगों ने भी नदियों के किनारे, पहाड़ियों की तलहटी में स्थायी बस्तियां बसाई थी। आगे देखते हैं मृत भांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ पर विंध्य के क्षेत्र में भी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने और भंडारण के लिए किया जाता था। औजार देखें तो औजार जो है पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजारों का उपयोग खेती, शिकार व अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। धार्मिक विश्वास, प्रकृति पूजा का प्रचलन था। लोग पेड़ पौधों और प्रकृति शक्तियों की पूजा करते थे। सामाजिक संगठन देखा था, समाज में सामाजिक विभाजन होने लगा था। लोग कृषि, पशुपालन और शिल्पकला जैसे विभिन्न कार्यों में बटे हुए थे। जो विशेषता यहाँ पर है मुख्यतः वही विशेषताएं उत्तरी भारत में भी विशेषताएं थी। क्यों?
क्योंकि ये सारी चीज़ें नवपाषाणकालीन संस्कृति हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बताइए विंध्य क्षेत्र के नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की विशेषताएं या फिर उसके विषय में डिटेल में बताइए, विस्तृत जानकारी दीजिए। तो इसलिए अलग अलग हमने सभी क्षेत्रों के विषय में कंप्लीट डिस्कस किया है ताकि आपको समझ में आ सके। विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का महत्व क्या है। विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणकालीन संस्कृतियां भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि और सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरणों में से एक है। इस क्षेत्र के नवपाषाणकालीन सभ्यताओं में से नवपाषाणकालीन स्थानों में से प्राप्त साक्ष्यों में से हमें इस बात का पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, किस प्रकार के जीवन यापन करते थे, उनकी संस्कृतियां कैसी थी, इन चीज़ों के विषय में हमें डिटेल में जानकारी मिलती है। तो एक तरीके से इसी चीज़ का महत्व हमें पता चलता है। तो विंध्य क्षेत्र से हमें नवपाषाणकालीन एक तरीके से देखा जाए तो नवपाषाणकालीन जो संस्कृति है, उनके जो वहाँ के लोग थे, मानव बस्ती थी, उनके विषय में, उनकी जीवन शैली, वहाँ के खान पीन कैसा था, वहाँ कृषि वगैरह कैसी थी, लोग कैसे जीवन यापन करते थे, उसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इसी के लिए इसका महत्व है। आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। तो निष्कर्ष में देखें तो विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणकालीन संस्कृतियां जो है भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को दर्शाती है। इस क्षेत्र से प्राप्त साक्ष्य हमें भारतीय सभ्यता के विकास के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि विंध्य क्षेत्र के जो नवपाषाणकालीन संस्कृतियां, उसके विषय में हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं दक्षिणी भारत की जो एक तरीके से नवपाषाणकालीन संस्कृति है दक्षिणी भारत की। तो एक तरीके से हमने देखा उत्तरी भारत, जो भारत है हमारा प्यारा, तो भारत के हमने उत्तरी भारत की जो नवपाषाणकालीन संस्कृति, फिर हमने विंध्य क्षेत्रों के विषय में देखा। अब हम देखते हैं दक्षिणी भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की विशेषताएं वगैरह जो भी है उसके विषय में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में कई एक तरीके से नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं। जैसे कृषि में देखा जाए तो यहाँ पर क्या मिलता है कि कृषि में गेहूं, जौ, चावल आदि की खेती शुरुआत की गई थी, आदि की खेती होती थी। पशुपालन में देखा जाए तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि इन जानवरों का पशुपालन किया जाता था। स्थायी बस्ती अगर देखा जाए तो लोग स्थायी बस्तियां बसाने लगे थे और स्थायी बस्तियां बनाकर रहते थे उस समय। मिट्टी के बर्तन देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन का निर्माण होता था उस समय। और पत्थर के औजार अगर देखा जाए, विभिन्न प्रकार के पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था। नवपाषाण काल का महत्व अगर देखा जाए तो नवपाषाण काल मानव इतिहास का महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसी काल में मानव ने शिकारी संग्राहक जीवन शैली को छोड़कर कृषि जीवन और पशुपालन जीवन अपनाया। इसने मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। क्योंकि शिकार करते थे वह, तो उसके शिकार के लिए आगे हमेशा एक दूसरे से भटकते थे हमेशा, लेकिन जब स्थायी बस्ती बसाने लगे तो एक तरीके से मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण विकास की ओर आगे कदम बढ़ा है। तो दक्षिणी भारत की आगे हम देखते हैं दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति एक विस्तृत विश्लेषण के रूप में हम देखते हैं। दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय। इस काल में मानव ने कृषि और पशुपालन को अपनाया। क्या किया? मानव ने कृषि और पशुपालन को अपनाया, स्थायी बस्तियां बसाने लगी और सामाजिक संगठन में जटिलता आई। सब आपस में एक दूसरे से अपने कार्यों के आधार पर काम को करने लगे, कोई कृषि का काम, कोई पशुपालन कर रहा है, तो एक तरीके से सामाजिक संगठन में एक जटिलता आने लगी। इस लेख में हमें दक्षिणी भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके विषय में। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि से संबंधित, कृषि और पशुपालन। ठीक है, तो दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ, धान, ज्वार, बाजरा आदि फसलों की खेती की जाती थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। यहाँ पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो है आदि पशुओं का पशुपालन किया जाता था। ठीक है, उसके बाद पशु और पशुपालन के साक्ष्य पुरातात्विक उत्खनन से मिले हैं, जो कि हमने पहले ही बताया था। स्थायी बस्तियां देखें तो नवपाषाण काल में लोग स्थायी बस्तियां बसाने लगे थे और बसाकर रहते थे। नदियों के किनारे स्थायी बस्ती या फिर जहां पर पानी के स्रोत है वहां पर स्थायी जीवन यापन करना शुरू कर देते थे। वहीं पर कृषि करते थे और वहीं पर फसल उगाते थे, उसका भंडारण भी करते थे फसलों का, और वही फसलों का उपयोग कर अपने जीवन यापन करना शुरू कर दिया था। ये बस्तियां नदियों के किनारे पहाड़ियों की तलहटी में स्थित होती थी। घर मिट्टी और घास, लकड़ी वगैरह के बनाए जाते थे। मृतभांड देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन का उपयोग भोजन पकाने और भंडारण के लिए किया जाता था। मृतभांड पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे जो कि सजावट के लिए काफी महत्वपूर्ण होते थे। औजार देखा जाए तो पत्थर, हड्डी लकड़ी के औजारों का उपयोग खेती, शिकार व अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। कुल्हाड़ी, हसिया, बर्छी आदि प्रमुख औजार थे, इनका विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था। धार्मिक विश्वास देखा जाए तो नवपाषाण काल के लोगों में प्रकृति पूजा का प्रचलन था। वे प्राकृतिक पेड़ पौधों, जीव जंतु, प्राकृतिक शक्तियों का पूजा पालन करते थे। वे पेड़ पौधों, पशुओं और प्राकृतिक शक्तियों का पूजा करते थे। मृतकों को दफनाने की प्रथा भी थी, यानी जब कोई मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी तो उसको गड्ढे खोद कर उसको गाड़ने का प्रचलन भी था, दफनाने की प्रक्रिया भी प्रचलन थी। तो सामाजिक संगठन देखा जाए तो नवपाषाण काल में समाज में सामाजिक विभाजन होने लगा। लोग कृषि,
पशुपालन और शिल्पकला जैसे कार्यों में विभाजित होने लगे। दक्षिणी भारत की नौपाषाणकालीन संस्कृतियों पर टिप्पणी। दक्षिण भारत की नौपाषाणकालीन संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि और सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण पाना शुरू किया। यहीं से, क्योंकि अब उन्हें प्रकृति के आधार पर, मतलब कि अब ठंड से बचने के लिए घर बना लिए, धूप से बचने के लिए घर बना लिए, कृषि भोजन के लिए अब खुद एकत्र भंडारण कर लेते थे। तो एक तरीके से मतलब नियंत्रण पाना शुरू हो चुका था, प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर चुके थे और स्थायी जीवन शैली अपनाई। और दक्षिण भारत में विभिन्न पुरातात्विक स्थानों से प्राप्त साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि दक्षिण भारत में नौपाषाणकालीन संस्कृति काफी विकसित थी। यानी कि दक्षिण भारत की जो संस्कृति अपेक्षा उत्तरी भारत वगैरह तो काफी विकसित थी। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? दक्षिण भारत की नौपाषाणकालीन संस्कृति का अध्ययन हमें भारतीय इतिहास के उस महत्वपूर्ण काल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जब मानव ने शिकारी संग्राहक समाज से कृषि आधारित समाज में परिवर्तन किया। यह संस्कृति भारतीय सभ्यता के विकास की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दक्षिणी भारत की नौपाषाणकालीन संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास को समझने के लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए। तो कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से मनुष्य का विकास हुआ, औजारों का उपयोग कैसे किया, किस तरीके से, ये सारी चीजें। आगे हम और चीजें देखते हैं। अब देखते हैं भारत की नौपाषाणकालीन संस्कृति की प्राचीन पुरा स्थल। भारत की नौपाषाणकालीन संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीपों में मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरणों में से एक है। इस काल में मनुष्य ने कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों का विकास किया और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस काल के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल मिले, जिसमें हमें उस काल के लोगों के जीवन और संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख नौपाषाणकालीन स्थल देखते हैं, जैसे कि मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने नौपाषाणकालीन स्थलों में से एक है। यहाँ से गेहूं, जौ, फलियों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ गड्ढों में खोदकर एक गड्ढों में घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ आगे हम और देखते हैं, आंध्र प्रदेश में कोडिकल या उटनूर या नागार्जुन कोंडा आदि स्थानों से यहाँ पर नौपाषाणकालीन के साक्ष्य मिले हैं। कर्नाटक जो है, मस्की, ब्रह्मगिरी और सगनकल्लू और हल्लूर आदि स्थान से नौपाषाणकालीन साक्ष्य भी मिले हैं। तमिलनाडु देखा जाए, पयमपल्ली नामक स्थान से यहाँ पर भी नौपाषाणकालीन के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कोल्डिहिबा, यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। राजस्थान जहाँ है, कालीमंगा से यहाँ पर भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और नौपाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताएं देखते हैं, संस्कृतियों की विशेषताएं। इसमें देखते हैं कृषि, तो कृषि में गेहूं, चावल, जौ आदि फसलों का, मटर वगैरह आदि फसलों का फसल उगाई जाती थी। पशुपालन के क्षेत्र में देखा जाए तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पशुपालन के रूप में पाला जाता था। स्थायी बस्तियां, बिल्कुल, लोग नदियों के किनारे, तलहटी के किनारे, पहाड़ियों के किनारे स्थायी बस्तियां बसाने लगे थे। और मृतभांड में देखा जाए तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर भोजन पकाने और भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। औजार में पत्थर, हड्डी और लकड़ी औजार का उपयोग खेती, शिकारी व अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। धार्मिक विश्वास देखा जाए तो धार्मिक प्रचलन, पूजा प्रचलन था। लोग पशु, पौधों, पेड़ पौधों आदि प्राकृतिक की पूजा किया करते थे। और सामाजिक संगठन देखा जाए तो समाज में सामाजिक विभाजन होने लगा था। पशुपालन और शिल्पकला जैसे विभिन्न कार्यों में लगे हुए थे। नौपाषाणकालीन, आगे देखते हैं, नौपाषाणकालीन मिट्टी के बर्तन जो थे उसके विषय में देखते हैं। तो विंध्य क्षेत्र में मिले नौपाषाणकालीन मिट्टी के बर्तन इस बात का प्रमाण करते हैं कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में की कला से प्रचलित थे। ये आमतौर पर हाथों से बनाए जाते थे और इन पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन और आकृतियां देखने को मिलती हैं। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने में, तो इनका उपयोग देखते हैं। तो भोजन पकाने में इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता था। अनाज के भंडार में, तो बिल्कुल अनाज और अन्य खाद्यान्न पदार्थों को इनमें संग्रहित किया जाता था। पानी रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठान, कुछ बर्तनों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के रूप में भी किया जाता था। आगे देखते हैं, नौपाषाण काल में मृतकों को दफनाने के तरीके क्या कहते हैं उसके विषय में देखते हैं। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन अपनाया और स्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया। इस काल में मृत्यु के बाद मृतकों को दफनाने की विभिन्न तरीके प्रचलित थे। ये तरीके क्षेत्र और संस्कृति और समय के अनुसार भिन्न भिन्न होते थे। जैसे कि गड्ढों में दफनाना, ठीक है, तो गड्ढों में दफनाया जाता था। ये सबसे आम तरीका था। मृतकों को एक गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढक दिया जाता था और कई बार तो मृतकों के साथ उनके व्यक्तिगत सामान जैसे औजार, आभूषण, भोजन आदि को भी दफनाया जाता था। बुर्ज होम जो इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण का देखा जाए तो बुर्ज होम इसका साक्ष्य है। जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर में स्थित बुर्ज होम महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर गड्ढों में दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। मृतकों को दफनाने से पहले उन्हें घुटनों को मोड़कर बैठाया जाता था और फिर गड्ढे में दबा दिया जाता था। इस तरीके से प्रचलन था। क्या मतलब एक तरीके से दफनाने की जो प्रक्रिया थी यही थी। आगे देखते हैं नवपाषाण काल में कृषि के प्रमुख उदाहरण। नवपाषाण काल में मानव ने शिकारी संग्राहक जीवन शैली को छोड़कर कृषि और पशुपालन की ओर रुख किया। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो शिकारी जीवन को छोड़ दिया था उसमें, लेकिन फिर उसके बाद स्थायी रूप से कृषि, पशुपालन और इन चीजों की ओर आगे अग्रसर हुए और इस कृषि क्रांति ने ही मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवपाषाण काल में कृषि के प्रमुख उदाहरण देखें तो गेहूं और जौ की खेती। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान जैसे नवपाषाण काल स्थलों में से गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले, जो इस बात का प्रमाण है कि इस काल में इन फसलों की खेती की जाती थी। धान की खेती अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप के कई नवपाषाणकालीन स्थलों जैसे कोल्डिवा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दालें और फलियां, मेहरगढ़ और अन्य स्थलों से दालें और फलीदार पौधों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इनकी खेती जो उस समय की जाती थी और उसका इनकी खेती एक तरीके से की जाती थी। पशुपालन देखा जाए तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। गाय, भैंस,
भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुपालन किया जाता था। नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का महत्व देखें तो भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में से एक है। इन स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों हमें इस बात का पता मतलब कि इन साक्ष्यों से हमें इस बात का पता चलता है कि यहाँ के लोग किस प्रकार का जीवन यापन करते थे और उनकी संस्कृति कैसी थी। यह हमें भारतीय इतिहास के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। निष्कर्ष देखा जाए तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिले नवपाषाणकालीन स्थल हमें इस काल के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारियाँ प्रदान करते हैं। इन स्थानों से प्राप्त साक्ष्य भारतीय सभ्यता के विकास के इतिहास के विषय में समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति के विषय में कंप्लीट डिस्कस किया। ठीक है, तो हमने कंप्लीट डिस्कस किया भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति के विषय में। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट अध्ययन किया, हमारे साथ अंतिम तक देखे, तो निश्चित तौर पर आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एग्जाम यानी कि इस पेपर से जितने प्रश्न बन सकते हैं आप उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो हम जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स पर चाहिए या फिर कौन से यूनिट पर चाहिए और आप ये भी बताइए कि इन वीडियोस में और क्या सुधार कर सकते हैं इससे। तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करें और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।